वंदे मातरम सभी को तो कहते हैं सब लोग। देखो आज एक और नया वीडियो हम लेके आ चुके हैं और अब हम करने वाले हैं अपने अखंड वर्ग की शुरुआत। यानी कि देखो, यूट्यूब की दुनिया में बहुत सारे टीचर्स हैं, बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारा काम हो रहा है, अलग अलग बैचेस चल रहे हैं, मतलब दबा के सब कुछ चल रहा है। हमने सोचा कि हम भी जरा इस रेस में आके देखते हैं कि कैसा लगता है। तो हमने शुरू किया है, यानी कि विश्वगुरु शुरू करने वाला है। करने वाला क्या है, कर चुका है अखंड वर्ग की शुरुआत। ठीक है। तुमने आज तक YouTube में अर्जुना बैच, ये बैच, वो बैच, उधर का बैच बहुत कुछ सुना होगा। पर हम लेके आ गए हैं अखंड वर्ग। ऐसा वर्ग, ऐसा ग्रुप, ऐसा समूह, ऐसा बैच जिसमें तुम्हें अखंड जानकारियां मिलेंगी, सब कुछ तैयारी तुम्हारी शुरू होगी। एक एक चीज तुम्हें यहाँ बताई जाएगी, कुछ नहीं छूटेगा। बिल्कुल हर तरफ से, हर डायमेंशन से तुम्हें सोचना सिखाया जाएगा। हर तरफ से तुम्हें चीजें बताई जाएंगी, इसलिए इस वर्ग का नाम रखा है अखंड वर्ग। यहाँ तुम्हें क्या मिलने वाला है, सबसे पहले मैं बता देता हूँ। तुम्हें आराम से तुम्हारा पूरा इतिहास समझने को मिलेगा। ठीक है। तुम्हें पूरा अपना भूगोल समझने को मिलेगा। ठीक। तुम्हें राजनीति समझने को मिलेगी यहाँ पर। तुम्हें यहाँ पर अर्थव्यवस्था समझने को मिलेगी, यानी कि अर्थशास्त्र। तुम्हें यहाँ विज्ञान समझने को मिलेगा और तुम्हें यहाँ गणित समझने को भी मिलेगी। तुम्हें यहाँ हिंदी समझने को मिलेगी, तुम्हें यहाँ इंग्लिश समझने को मिलेगी। यानी कि टोटल जानकारियां तुम्हें यूट्यूब पे अखंड वर्ग में मिलने वाली हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं कक्षा 10, क्लास 10। हमारा जो हिंदी मीडियम का है, ये पहले तो हम हिंदी मीडियम की शुरुआत कर रहे हैं। क्लास 10 हिंदी मीडियम। इतिहास की जो हमारे पास किताब है, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, यानी कि जो एसएसटी है उसका पहला चैप्टर है नेशनलिज्म इन यूरोप, उसका हम हिंदी वर्जन आज पढ़ने वाले हैं। तो क्लास 10 के वो बच्चे जो कि इतिहास में रुचि रखते हैं, और जो लोग नहीं भी रखते हैं, उनको भी यहाँ से पढ़ने में हम मजा दिलाने वाले हैं। तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना इस वीडियो को, जुड़े रहना, और हम एक नई तरीके से इतिहास की शुरुआत करेंगे। जितने भी पॉसिबल्स लाइनें होती है जहां से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सब मैं तुम्हें यहाँ पर बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं। क्लास 10 इतिहास, यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो अब इस चैप्टर को शुरुआत करने से पहले मैं जरा ये सब जो इधर उधर का बकवास हो गया इसे मिटा देता हूँ। अरे ये सब कहाँ गया? अच्छा ठीक है, इसे मिटा देते हैं। ये सब सारी जानकारी अखंड वर्ग की तुमको हमने दे दी है। जुड़े रहो, यहाँ कोई फीस नहीं लग रही है, बस तुम्हारा थोड़ा सा टाइम लगेगा। वीडियोस थोड़े लंबे होंगे, ठीक है, पर तुम्हें डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहाँ पर बताए जा रहे होंगे। क्लियर है चीजें? चलो तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर यूरोप में राष्ट्रवाद का होता है। अब तुमको ये समझना होगा कि जो ये चैप्टर दिया है, ये यूरोप के राष्ट्रवाद के उदय के लिए क्यों दिया है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्रवाद का क्या मतलब है, इस चैप्टर में यूरोप की बात क्यों हो रही है। ठीक। तो कहानी शुरू होती है क्लास 9 से। कहाँ शुरू होती है? क्लास 9 से। तुम लोगों ने 9th में अच्छे से पढ़ रखा है कि कैसे रूस में क्रांति हुई, कैसे वहां पर फ्रांस में क्रांति हुई। तो उन सभी क्रांतियों के क्या परिणाम रहे, तुमने वो पढ़ा होगा। तुमने पढ़ा है कि भाई लुई 16वां था, वो एक ऐसा ही बिल्कुल पगलू सा राजा था। उसे बस अपनी शान शौकत चाहिए थी, जनता का कोई ध्यान नहीं रखता था वो। तो एक दिन जनता को गुस्सा आया, उन्होंने लपेट लिया उसको, ऐसी कुछ कहानी थी वो। तो वो जो फ्रांस का हिस्सा है, जो फ्रांस देश है, जो फ्रांस देश है वो कौन से महाद्वीप में आता है? यूरोप महाद्वीप में आ रहा है। जो रूस है, वो रूस तो यहाँ आता है, खैर ठीक है। तो फ्रांस जो है वो यूरोप महाद्वीप में आ रहा है। और वहां पर जो लोगों ने राजा को हटा दिया, उसकी गद्दी से उसे मार के भगा दिया, वो उन्होंने क्यों किया, ये तुम्हें समझना होगा। क्लास 9 में बहुत कम बच्चों को पता है कि कोई भी देश में अगर क्रांति हो रही है तो वो कुछ ही रीजंस की वजह से होती है। या तो वहां का शासन प्रशासन ठीक नहीं चल रहा होगा, या तो लोगों को दिक्कतें हो रही होंगी। ठीक है। तो फ्रांस में क्या था, लोगों को बहुत दिक्कत हो रही थी, राजा ज्यादा से ज्यादा टैक्स ले रहा था, कर वसूल रहा था, और वर्ग बहुत अलग अलग समाज बटा हुआ था अलग अलग स्टेट में। तो वहां पर सब लोगों को एक जैसा अधिकार दिलाने के लिए, वहां की स्थितियों को संभालने के लिए एक क्रांति हुई। वो क्रांति किस लिए हुई? वो क्रांति हुई सभी लोगों को बराबर अधिकार देने के लिए। अब ध्यान से सुनो, जब हर किसी को बराबर अधिकार की बात होती है, यानी कि हर देश में जितने लोग रह रहे हैं, हर किसी के लिए हक की बात हो रही है, तो वो भावना कहलाती है राष्ट्रवाद। यानी कि हम पूरे राष्ट्र, पूरे देश के लिए सोच रहे हैं, उस भावना को क्या बोलते हैं? राष्ट्रवाद की भावना बोलते हैं। जैसे फ्रांस में पहले क्या था, जो समाज था वो 3 स्टेट में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट और तृतीय स्टेट।
ठीक है, ये लोग अपने बारे में अलग सोच रहे हैं, ये लोग अपने बारे में अलग सोच रहे हैं, ये लोग अपने बारे में अलग सोच रहे हैं। तो लेकिन जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि पूरे देश के बारे में ख्याल किया जाए, हर किसी के हक के बारे में सोचा जाएगा, तो वो भावना कहलाएगी राष्ट्रवाद की भावना, यानी कि हम पूरे देश के लिए काम करेंगे, हर किसी की भलाई करेंगे। तो ये पाठ यही बता रहा है कि यूरोप यानी कि जहां जिस महाद्वीप में फ्रांस आता है, वहां पर ये राष्ट्रवाद की भावना का कैसे उदय हुआ, कैसे लोगों को लगा कि भाई अब पूरे देश के लिए काम करना चाहिए, हर किसी की भलाई के लिए सोचना चाहिए। ठीक है, अब कहानी जैसे मैंने कहा क्लास 9th में शुरू हो रही है। वहां पर क्या है, एक राजा है जो सिर्फ कुछ ताकतवर आदमियों के हाथ साथ अपना शासन चला रहा है, अपनी मनमानी से चला रहा है। अब वहां पर क्या है, हर किसी को बराबर अधिकार चाहिए। ठीक है, तो यहां पर से कहानी ये शुरू हो रही है कि 1848 में एक फ्रांसीसी कलाकार है फेडरिक सोरियू नाम का, ये बात ध्यान रखना। कौन है कलाकार? फेडरिक सोरियू। उसने क्या करा है, 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है, यानी कि फेडरिक सोरियू ने अपने मन से 4 चित्र बनाए हैं 1848 के टाइम पर फ्रांस के अंदर। ठीक, इनमें उसने सपनों का संसार रचा है, जो कि उसके शब्दों में जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना है। देखो मैंने कहा ना, फ्रांस पहले 3 स्टेट में बटा हुआ है, किसी के साथ शोषण हो रहा है, कोई मजे से जिंदगी जी रहा है, तो ये अच्छी बात नहीं है। अब फेडरिक सोरियो एक आदमी है जो कि अपने एक सपनों का संसार रचा रहा है। वो ये सोच रहा है कि भाई हर फ्रांस एक ऐसा देश बन जाए जहां पर हर किसी को बराबर अधिकार मिले। ऐसा नहीं कि कोई किसी को गाली देके भगा रहा है, हर किसी हर चीज कानून से चले, ना कोई बड़ा हो ना कोई छोटा हो। तो ये उसके अपने मन की विचार हैं। तो अपने विचारों को वो एक पेपर में उतारता है, एक चित्र बनाता है, और उसने वो जो चित्र बनाया, उसने उसमें कुछ शब्द डाले हैं। जनतांत्रिक पहला तो ये, दूसरा सामाजिक गणतंत्र। जनतांत्रिक का मतलब है, जन मतलब लोग, तांत्रिक मतलब वहां का व्यवस्था। तो फेडरिक सोरियो का सपने का संसार वो है कि फ्रांस में जो भी सिस्टम चलाया जा रहा है वो वहां के आम नागरिकों के द्वारा चलाया जाए, ऐसा वो सोचता है फ्रांस के अंदर। दूसरा उसने शब्द डाला है सामाजिक गणतंत्र, यानी कि जितना भी तंत्र होगा वो समाज की भलाई के लिए होगा। ठीक है, सामाजिक गणतंत्र, अभी सिर्फ इतना समझो कि फेडरिक सोरियो का जो सपनों का संसार है फ्रांस, फ्रांस का देश, उसमें जनता के हाथ में सारा शासन है और सब कुछ समाज की भलाई के लिए हो रहा है, सबके मिले जुले से हो रहा है। ठीक है, तो इन 2 शब्दों से उसने अपना ये चित्र रचा है। वापस से उसने एक 4 चित्रों की एक श्रृंखला बनाई है जिसमें उसने अपने सपनों का संसार रचा है। उसके सपनों का संसार 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो जनतांत्रिक शब्द, मैंने बता दिया क्या होता है, और सामाजिक गणतंत्र। इन 2 शब्दों से उसने अपना पूरा सिस्टम बना रखा है, पूरा अपना संसार रच रहा है, वो सोच रहा है कि ऐसा ऐसा होना चाहिए। इस श्रृंखला के पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया गया है। देखो चित्र नंबर 1, ये रहा चित्र नंबर 1। इसमें देखो कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, देखो यहाँ पर कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, ये देखो यहाँ पर तुम्हें, ये फेडरिक सोरियो ने चित्र बनाया है, जैसा वो सोचता है कि फ्रांस ऐसा होना चाहिए, उसके आधार पर। कितने शब्द लिए हैं उसने अपने संसार के लिए? 2 शब्द, जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्र शब्द। तो यहाँ पर देखो इसने कुछ लोग दिखा रखे हैं, ये बहुत लंबी देखो लाइन जा रही है आगे तक, इसमें फ्रांस के लोग हैं और अमेरिका के लोग दिखा रखे हैं इसने। ठीक है, और यहाँ पर देखो क्या है, एक यहाँ पर देवी जी खड़ी हैं, इन देवी जी के हाथ में एक जादू की छड़ी है, देखो यहाँ पर दिख रही है, ये जादू की छड़ी है, और यहाँ पर उन्होंने कुछ एक यहाँ पर ऐसे करके लिफाफा टाइप कुछ पेपर टाइप का पकड़ रखा है। समझ में आया? ये पेपर टाइप का यहाँ पे पकड़ रखा है। और यहाँ पर देखो तुम्हें ऊपर देखो, ये जो क्रिश्चियन लोग होते हैं इनके भगवान दिखाई दे रहे हैं तुम्हें। यहाँ पर कुछ और देवी देवता दिखाई दे रहे हैं, जो देखो यहाँ पर कुछ बजा रहे हैं। यहाँ बहुत सारे भगवान वगैरह यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं ऊपर आसमान मुड़ते हुए। ठीक है, अब अब क्या है, यहाँ पर एक चीज और देखने को मिलती है इस चित्र में, कि लोगों ने देखो 3 रंग का झंडा पकड़ रखा है। उस चित्र में वो क्या दिखा रहा है, लोगों ने 3 रंग का झंडा पकड़ रखा है, 1 रंग, 2 रंग और 3 रंग का झंडा पकड़ रखा है। देखो लिखा है 1 रंग, 2 रंग और 3 रंग, ये कुछ कुछ भारत के झंडे जैसा दिख रहा है, पर यहाँ पर अशोक चक्र की कमी है, छोड़ो कोई बात नहीं। तो ये 3 रंग का झंडा यहाँ पर लोगों ने पकड़ रखा है, इसमें ये फ्रांस के और अमेरिका के कुछ लोगों को दिखाता है। तो यही है कि जो भी इसमें चित्र बनाए हैं, इसके पहले चित्र में तुम्हें यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाई देंगे, सभी उम्र के और सभी सामाजिक वर्गों के लोग हैं। जैसे फ्रांस में था ना कि अलग स्टेट के लोग हैं, कोई गरीब है कोई अमीर है,
लेकिन फ्रेडरिक सॉरी क्या चाहता है अपने चित्रों में कि फ्रांस में हर कोई बराबर हो, इसलिए वो दिखा रखा है कि उसने सभी उम्र के लोगों को दिखा रखा है इस चित्र में, सभी सामाजिक वर्गों के स्त्रियों को भी दिखा रखा है, पुरुषों को भी दिखा रखा है, जो चाहे किसी भी लिंग का आदमी हो, किसी भी धर्म का, किसी भी कोई भी आदमी हो, वो सब बराबर अधिकार के भागीदारी हैं, ये अपने चित्रों को दिखाना चाह रहा है। तो वो कह रहा है कि सभी उम्र सामाजिक वर्गों के स्त्री पुरुष एक लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। देखो, जब लुई 16वां का शासन फ्रांस में था, तो उस समय क्या था, कोई भी आदमी स्वतंत्र नहीं था। वो लुई 16वां जैसा कहता था लोगों को वैसा करना पड़ता था, यानी कि लुई 16वां के गुलाम बने हुए थे। लेकिन अब लोगों को ये चाहिए था कि वो लुई 16वां से आजाद हो जाए, एक आजाद देश बनाए। तो यहाँ पर देखो हर कोई जो है वो क्या कर रहा है, हर कोई जो आदमी है, देखो यहाँ पर ये देखो, हर कोई जो आदमी है, ये जो ये देवी जी हैं, ये काहे की देवी जी हैं, ये स्वतंत्रता की देवी जी हैं। स्वतंत्रता मतलब आजादी की देवी जी हैं, ठीक है। तो इन देवी जी को ये प्रणाम कर रहे हैं कि भैया आप हम हमारे पास आइए, हमें स्वतंत्रता दीजिए। तो स्वतंत्रता की देवी को हर कोई क्या कर रहा है, प्रणाम कर रहा है। और फ्रेडरिक सॉरी ने अपने चित्र में जो आजादी है उसको एक देवी की मूर्ति के रूप में दिखा रखा है। इतनी बात समझ में आई? चलो, तो क्या है, हाँ, स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए लोग जा रहे हैं, ये आपको दिख रहा है। तो आपको याद होगा कि फ्रांसीसी क्रांति के दौरान जो कलाकार और स्वतंत्रता को महिला का रूप प्रदान करते थे, मैंने जब पिछली बार हमारे जो ऑफलाइन सेंटर के बच्चे थे उनको ये बताया था कि वहां के फ्रांस के जो अलग अलग ज्ञानी लोग थे, उन्होंने अपने अपने विचार लिखे, अपने अपने अलग अलग चित्र बनाए, वो लोगों तक पहुंचाए थे, ठीक है। तो उस टाइम पे जो लोग बुद्धिमान लोग थे उन्होंने क्या कर रखा था, स्वतंत्रता को, जो आजादी थी, उसको एक महिला का रूप दे दिया, ठीक है। या यहाँ भी आप ज्ञानोदय की मशाल को पहचान सकते हैं। देखो, ये जो स्वतंत्रता की प्रतिमा है ना, आजादी है, ये जो आजादी की देवी जी हैं, इनके हाथ में तुम्हें एक जादू की छड़ी दिख रही है, और इस जादू की छड़ी में तुम्हें दिखाई देगा कुछ, यहाँ पर ये देखो ऐसे करके इन्होंने एक स्टैंड पकड़ा हुआ है, और इसमें देखो आग की लपटें नजर आ रही हैं। तो ये जो इन्होंने ये जादू की छड़ी पकड़ रखी है, ये असलियत में ज्ञानोदय की मिसाल है। काय की मिसाल है ये? ज्ञानोदय की मिसाल। मैंने पिछली बार कहा था ना कि पिछले लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो जो ज्ञानी लोग थे, बुद्धिमान लोग, थोड़े पढ़े लिखे लोग थे, वो आगे आए थे और हर किसी को उनके अधिकार समझा रहे थे, ठीक है। तो अब ये स्वतंत्रता की जो देवी जी है, यहाँ पर फ्रेडरिक सॉरी बताना चाहता है कि आजाद फ्रांस के अंदर हर किसी को अब पढ़ने का और ज्ञान पाने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। ठीक, पहली बात समझ में आ गई कि ये स्वतंत्रता, अब तो स्वतंत्रता की देवी ये बता रही है कि फ्रांस में आपको हर कोई आजाद है, किसी को किसी की गुलामी नहीं करनी पड़ेगी। ज्ञानोदय की मिसाल ये बता रही है कि हर कोई ये पढ़ा लिखा होगा, हर किसी किसी को दबने की जरूरत नहीं है। ठीक, समझ में आ रहा है? तो ये जो चित्र है, ये फ्रेडरिक सॉल्यूट जैसे जैसे चाहता है उसने वैसा वैसा यहाँ बना रखा है, ठीक है। जो उसके एक हाथ में है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र दिखाई दे रहा है। तो फ्रेडरिक सॉल्यूट ने यहाँ पर जो चित्र बना रखा है, इसमें तुम्हें दिख रहा होगा कि जो स्वतंत्रता की देवी जी हैं, इन देवी जी के हाथ में देखो एक पर्चा है यहाँ पर। इन देवी जी के हाथ में क्या है, यहाँ पर एक एक पर्चा दिखाई देगा तुम्हें। ये देखो, ये पर्चा है। ये पर्चा पता है क्या है? ये है पर्चा अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों के घोषणा पत्र का मतलब है, जैसे तुम्हें पिछली बार पता था, एक सेकंड रुको, ये क्या है? अधिकारों का घोषणा पत्र। अधिकारों का घोषणा पत्र, ये अब घोषणा पत्र क्या है भी समझाता हूं। अधिकारों का घोषणा पत्र। अब देखो, जैसे कि तुम लोगों को पता है कि पिछली बार तुमने ये पढ़ा था कि फ्रांस में कुछ लोगों को तो विशेष अधिकार प्राप्त थे, यानी कि कोई आदमी चर्च में भी जा रहा है, कहीं भी घूम रहा है, कोई दिक्कत नहीं, कुछ खा रहा है, पी रहा है, सब बढ़िया चल रहा है। लेकिन कुछ लोगों को अधिकार नहीं दिए गए थे चर्च में जाने के। जितनी स्टेट के लोग थे, उनको सरकार को भी टैक्स देना पड़ रहा है, चर्च को भी टैक्स देना पड़ रहा है। उनको अधिकार नहीं है चर्च में जाने का, उनको अधिकार नहीं है बढ़िया बढ़िया खाने का, उनको अधिकार नहीं है बड़े लोगों के साथ रहने का। तो उनके अधिकार छीने गए थे जब लुई 16वां राजा था, वो लोग गुलाम थे लुई 16वां के। अब लेकिन जब स्वतंत्रता आ गई, फ्रेडरिक सॉरियो ये चाहता है कि जैसी स्वतंत्रता मिल जाए फ्रांस के लोगों को, तो फ्रांस के हर आदमी को अपने अधिकार दिए जाएं। तो ये जो पेपर है स्वतंत्रता की देवी के हाथ में, ये गारंटी देता है, ये गारंटी कार्ड है कि
भाई आजादी के बाद फ्रांस का हर आदमी उसको अपने अपने पूरे अधिकार दिए जाएंगे और किसी को विशेष अधिकार नहीं मिलेंगे, हर किसी को बराबर अधिकार मिलेंगे। ये ये सब गारंटी इस पेपर में लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। फ्रेडरिक सॉर्यू का एक अपना सपनों का संसार अलग है। वो बताना चाहता है कि फ्रांस में कैसा होना चाहिए। तो वहां के लोगों ने, जो बुद्धिमान लोग थे फ्रांस के, उन लोगों ने आजादी को एक देवी के रूप में दिखाया, महिला के रूप में। उसके हाथ में ज्ञान की मशाल दिखा रखी है, हर कोई अब पढ़े लिखेगा, हर कोई आगे बढ़ेगा। और उसके एक हाथ में अधिकारों का घोषणा पत्र है, यानी कि गारंटी पेपर है कि हर किसी को आजादी के बाद बराबर अधिकार मिलेंगे, कोई ऊपर नहीं होगा और कोई नीचे नहीं होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पर दिखा रखा है। ठीक, अब देखो, तो उसके और दूसरे हाथ में मनुष्य के अधिकारों का घोषणा पत्र है। ठीक, प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अब ये चित्र क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर तुम्हें कुछ कूड़ा टाइप का दिख रहा है। देखो ये जो आजादी की देवी जी हैं कि अब फ्रांस आजाद हो गया है, इन आजादी की देवी जी के सामने यहाँ पर कुछ देखो कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है, दिख रहा तुम्हें, देखो कूड़ा कचरा। तो जरा एक बात सोचो और मुझे ये बताओ कि एक देश है, ठीक है, मान लिया कोई देश है, अब उस देश में आजादी आ चुकी है, तो वहां की जितनी पुरानी चीजें थी जिनसे कोई आदमी अपना निरंकुश शासन चलाता था, जो लोगों को गुलाम बनाने वाली चीजें थी, जो लोगों को अलग अलग बांटती थी, जो लोगों को परेशान करती थी, जो चीजें, उन चीजों का क्या होगा भाई? उन चीजों को पकड़ के डस्टबिन में फेंक देंगे, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अब तो सब कुछ बराबर हो चुका है। अब जैसे राजा को बड़ा सा महल था, वो वहां से अपना निरंकुश शासन चलाता था, अब लोग क्या करेंगे आजादी की बात? उस महल को तोड़ फोड़ देंगे, बोला ये राजा की निशानी है, इसको नहीं रहने देना है। तो जैसे ही यहाँ पर फ्रांस आजाद हो गया है, चित्र में दिखा रखा है कि जैसे ही फ्रांस आजाद हो रहा है, तो यहाँ पर जो नीचे कूड़ा तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये जो कूड़ा है, ये कूड़ा उन सब चीजों के अवशेष हैं, यानी कि उन सब चीजों का मलबा है, उन सब चीजों की बिखरी हुई चीजें हैं जो कि फ्रांस में पहले निरंकुश शासन चलवाती थी। जैसे कि राजा का महल, तुम्हें पता है पिछली बार तुम्हें पढ़ाया था कि वो जो किला था, बास्तिल का दुर्ग, उसको तोड़ फोड़ के फेंक दिया था, क्योंकि वहां से राजा का निरंकुश शासन चलता था, तो लोगों ने उसे तोड़ दिया। तो जैसे ही आजादी मिलेगी, तो जाहिर सी बात है पुरानी जितनी गुलाम बनाने वाली चीजें थी, उन सबको क्या कर दिया जाएगा? तोड़ फोड़ के फेंक दिया जाएगा, वो सब कचरा है। तो ये चीज यहाँ पर लिखी हुई है कि प्रतिमा के सामने जमीन पर निरंकुश संस्थानों के ध्वस्त अवशेष बिखरे हुए हैं। अब यानी कि निरंकुशता, यानी कि गुलामी अब खत्म हो गई है, कोई अपना राज नहीं चलाएगा। सौर्यू का कल्पना दृश्य, ठीक है, दुनिया के लोग अलग अलग राष्ट्रों के समूह में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से होती है। फ्रेडरिक सौर्यू जो सोच रहा है, जो कल्पना कर रहा है, उसमें ये देखता है, उस कल्पना में वो सोचता है कि दुनिया में जितने अलग अलग देशों के लोग हैं, उन सबकी पहचान कैसे हो रही है? उनके कपड़ों से हो रही है, उनके पहनावे से हो रही है। जैसे भाई भारत का आदमी है, वो नॉर्मल क्या पहनेगा? धोती कुर्ता पहनेगा। अब पाकिस्तान का आदमी वो क्या पहनेगा? अपना बड़ा सा कुर्ता पजामा पहनेगा, बड़ा टोपी लगाएगा। ठीक, और दुबई का आदमी है, हल्ला वल्ला हबीबी, वो बड़ा सा ऐसे वो डालेगा और पूरा ढक के रहेगा। अलग अलग देश की पहचान उसके अलग अलग कपड़ों से है। तो सौर्यू भी जब अपनी अपनी कल्पना कर रहा है, सोच रहा है, तो वो भी यही पाता है कि अलग अलग राष्ट्रों के जो लोग हैं वो अलग अलग ग्रुप में बटे हुए हैं, उनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाक से हो रही है। ठीक है, स्वतंत्रता की मूर्ति के से कहीं आगे एक इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। देखो, स्वतंत्रता की जो मूर्ति है, इससे आगे आगे अलग अलग देशों के तुम्हें झंडे दिखाई देंगे। देखो, ये अलग देश का झंडा है, 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 ऐसे ये अलग देश का झंडा है, ये अलग देश का झंडा है, अलग देश का झंडा। तो जो स्वतंत्रता की मूर्ति है, ठीक है, इसके आगे हर कोई अपना एक ग्रुप लेकर चल रहा है, यानी कि हर किसी को क्या चाहिए? यहाँ पर आजादी चाहिए। और देखो, तुम्हें हर अलग टाइप के इस झंडे के नीचे जो लोग हैं उनका कपड़ा अलग मिलेगा, इस झंडे के नीचे जो है उनका पहनावा अलग दिख रहा है, इस झंडे के नीचे जो लोग हैं उनका पहनावा अलग दिख रहा है, इस झंडे के नीचे देखो अलग लोगों का अलग पहनावा दिख रहा है। अलग अलग देश के लोग अलग अलग तरह से बटे हुए हैं, अपने ग्रुप लेकर उस स्वतंत्रता की मूर्ति के आगे चल रहे हैं। ठीक है, ठीक, तो इस जो ये अलग अलग जुलूस है, इनका नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो अब तक क्या है? राष्ट्र राज्य बन चुके हैं। फ्रांस, जो कि क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता है, प्रतिमा के पास
अभी अभी पहुंचा है। देखो जो यहाँ पर अभी अभी जो पहुंचे हैं कौन है, ये देखो, ये दिख रहा है तुम्हें, ये अलग अभी बिल्कुल अभी अभी पहुंचे हुए जो लोग हैं, देखो ये काला नारंगी और पीले रंग का झंडा है। तो ये लोग कहाँ के लोग हैं, ये फ्रांस के लोग हैं। और इनको बिल्कुल प्रतिमा के पास अभी अभी क्यों दिखाया गया है, क्योंकि उनको उसी समय आजादी मिली हुई थी। और बाकी जो यहाँ से देखो आगे के लोग हैं, इनको क्या है, आजादी मिल चुकी है, स्वतंत्रता की प्रतिमा के पार जा चुके हैं, यानी कि स्वतंत्रता यहाँ खड़ी है और ये लोग यहाँ से आगे निकल चुके हैं, यानी कि इनको स्वतंत्रता मिल चुकी है अमेरिका के लोगों को। लेकिन फ्रांस के लोगों को अभी अभी स्वतंत्रता स्वतंत्रता मिली है, इसलिए इनको इन फ्रांस के लोगों को प्रतिमा के पास दिखाया गया है। ठीक है, तो देखो ये पिक्चर कितना कुछ बता रही है। ये पिक्चर बता रही है कि अब हर किसी को बराबर अधिकार मिलेगा, हर कोई अब पढ़ना लिखना सीख जाएगा, हर किसी को आजादी मिलेगी। और फ्रांस के लोगों को अभी अभी आजादी मिली है, इसलिए फ्रांस के लोग प्रतिमा के पास खड़े हुए हैं, अभी अभी पहुंचे हैं। तो ये सब क्या है, ये फ्रेडरिक सॉरी जो सोचता था उसको उसने चित्र के रूप में दिखा रखा है। ठीक है, अब देखो उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं जो काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। अब इसके पीछे क्या है, इसके पीछे देखो यहाँ पर ये जर्मनी के लोग हैं, पीछे काला लाल और सुनहरा झंडा थामे हैं। ठीक, आगे तो अब यानी कि अब जैसे ही फ्रांस आजाद हो तो फ्रांस के कुछ समय बाद अब जर्मनी भी आजाद होने वाला है, इसलिए वो भी स्वतंत्रता की प्रतिमा के आसपास आ रहे हैं। यह दिलचस्प है कि जिस समय फ्रेडरिक सॉरियो ने यह छवि बनाई, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का हिस्सा नहीं थे। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं नहीं बने थे। वे जो झंडा थामे हैं वो 1848 की उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। इसमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की चाह थी। ये सब बातें छोड़ो, ये जो फ्रेडरिक सॉरियो था उसके बारे में तुम्हें बता दिया कि कैसा चित्र है। ठीक है, ये सब इतने पढ़ने की जरूरत है नहीं अभी, ये सब इतना नहीं पढ़ना है तो छोड़ो इसे। हम आगे बढ़ते हैं मेन चैप्टर की तरफ। ठीक, तो अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है कि फ्रेडरिक सॉरियो ने उस समय फ्रांस की हालत को कैसे सुधारना चाहा है, कैसे वो सोचता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर के अंदर, जो कि है फ्रांसीसी क्रांति क्या थी और राष्ट्र का विचार क्या था। यानी कि हमें यह पढ़ना है कि भाई उस समय क्रांति हुई क्यों। इसका बहुत सारा पार्ट हम क्लास 9 में पढ़ चुके हैं। अब हम ये पढ़ेंगे कि राष्ट्र का क्या विचार है। तो राष्ट्र का विचार मैं तुम्हें पहले बता दिया था, राष्ट्रवाद क्या होता है कि जब हर किसी आदमी के बारे में सोचा जाता है, हर किसी को बराबर अधिकार दिए जाते हैं, पूरे देश के बारे में जब तुम सोचोगे तो वही राष्ट्र का विचार है। ठीक है, अब पढ़ो, आगे देखते हैं। देखो राष्ट्रवाद क्या है, पूरे देश के बारे में सोचना। राष्ट्रवाद की पहली स्पष्ट अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई, जब फ्रांस के लोगों ने सोचा कि नहीं भाई, अब राजा को हटाओ, अब हर किसी को बराबर अधिकार मिलेंगे, हर कोई राजा होगा। तो उसके साथ, उस आइडिया के साथ उस समय राष्ट्रवाद की पहली बार भावना पैदा हुई। जैसा कि आपको याद होगा कि 1789 में फ्रांस एक ऐसा राज्य था जो कि संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश राजा का आधिपत्य था। निरंकुश राजा मतलब ऐसा राजा जिस पर किसी का कंट्रोल नहीं चल रहा है, राजा अपनी मनमानी से सब कुछ कर रहा है, तो उसको हम निरंकुश राजा कहेंगे। अब फ्रांस की पूरी जमीन पर एक ही निरंकुश राजा चल रहा है जिसका नाम है लुई 16वां। मन तो करता है उसको पकड़ के कूट के भगा दो वहां से। चलो, तो फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव हुए, उसने प्रभुसत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के समूह में हस्तांतरित हो गई। ये तो सबको पता है कि भाई जैसे भी वहां जो भी क्रांति हुई, उस क्रांति से जो भी राजनीति वहां चल रही थी, जो भी वहां संविधान में बदलाव हुए, नए संविधान बनाया था उन लोगों ने, याद है ना, नेशनल असेंबली में। तो जो भी वहां राजनीतिक बदलाव हुए, जो भी संविधान में बदलाव हुए, इन बदलावों से जो प्रभुसत्ता थी, प्रभुसत्ता मतलब जो भी वहां का राज था, वो राज अब राजतंत्र से निकलकर, यानी कि किसी राजा के हाथ से निकलकर फ्रांस की आम जनता के हाथ में चला गया था। यानी कि अब फ्रांस की जनता राज कर रही थी। क्रांति ने घोषणा ये कर दी कि अब लोगों के द्वारा राष्ट्र का निर्माण होगा, वही उसकी नियति तय करेंगे। अब पूरा पूरा का पूरा देश एक आदमी नहीं चलाएगा, सारी की सारी जनता देश चलाएगी और जनता ये तय करेगी कि राष्ट्र कैसा होना चाहिए। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने ऐसे कदम उठाए जिनसे फ्रांसीसी लोगों के अंदर एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सके। देखो, कोई भी क्रांति अगर करानी है, कोई भी आंदोलन कराना है, तो सबसे पहली जरूरत ये होगी कि सारे लोगों को तुम एक साथ संगठित करके रख सको। ऐसा नहीं कि एक आदमी उधर दौड़ रहा है,
दूसरा उधर जा रहा है, तो आंदोलन खराब हो जाएगा, क्रांति नहीं चल पाएगी। तो हर किसी को एक तरह से एक साथ जोड़ना जरूरी है। इसीलिए जो फ्रांस के क्रांतिकारी लोग थे, जो समझदार लोग थे, उन लोगों ने क्या करा, फ्रांस के लोगों में एक जैसी पहचान की भावना पैदा हो सके, उसके लिए दो विचार दिए। पहला विचार दिया पितृभूमि का। उन्होंने सबको बताया कि ये जो फ्रांस है ये सबकी पितृभूमि है, यहाँ पर ये सबकी पुरानी जमीन है, पुरखों की जमीन है, ठीक है, ऐसा उन्होंने बताया। तो हर कोई ये समझ रहा है कि अब ये हमारी भी जमीन है, हमारी भी जमीन है, तो हमें भी इसके लिए कुछ करना चाहिए। सबको एक पहचान मिल गई। और उन्होंने बताया कि हर कोई यहाँ का नागरिक है, हर कोई फ्रांस का नागरिक है, तो उसको फ्रांस के लिए कुछ ना कुछ कार्य करने चाहिए। अब यहाँ से पेपर में प्रश्न बनेगा कि फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान की भावना के लिए क्या कदम उठाए, तो तुम लिखोगे कि उन्होंने लोगों में पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को क्या किया, बल दिया। उन्होंने सबको ये बताया कि हर किसी की पिता की भूमि ये है, हर कोई यहाँ का नागरिक है। तो ऐसे विचारों पर उन लोगों ने एक संयुक्त समुदाय के विचार में बल दिया, जिसे एक संविधान के अंतर्गत समान अधिकार प्राप्त थे। तो पितृभूमि और नागरिक, जो भी आदमी अपने फ्रांस को अपनी पितृभूमि मानता था, अपने आप को नागरिक मानता था, उन सबको एक एक समान अधिकार दिए गए हैं। और उसने क्या करा, एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा चुना गया, जिसने पुराने वाले राष्ट्रध्वज की क्या ले ली, जगह ले ली। अब सुनो, अब उन्होंने क्या करा है, उन्होंने बोला कि भाई हमारा तो आंदोलन चल रहा है, तो हम अपनी पावर दिखाने के लिए, राजा को अपनी एकता की शक्ति दिखाने के लिए एक नया झंडा लाएंगे, जिसमें कितने कलर होंगे, 3 झंडे होंगे। तो 3 कलर होंगे, 3 कलर वाला झंडा लाया गया। तो तो उस समय फ्रांस की क्रांति में सामूहिक पहचान की भावना लाने के लिए 2 काम किए गए। एक पितृभूमि और नागरिक जैसे विचारों को सामूहिक रूप से बल दिया गया, ठीक है। और उन लोगों ने एक नया फ्रांसीसी झंडा भी चुना, जिसने पुराने वाले राष्ट्रध्वज की जगह ले ली, यानी कि जो झंडा राजा ने तय किया था उसको हटा दिया। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिकों के समूह द्वारा किया जाने लगा, और उसका नाम बदलकर उन लोगों ने क्या रख दिया, नेशनल असेंबली रख दिया। बताया था ना पिछली बार स्टेट जनरल था, अब स्टेट जनरल का चुनाव जो है वो हर किसी नागरिक के द्वारा किया जा रहा है, और उसका नाम बदल के नेशनल असेंबली रख लिया, यानी कि हर किसी का, पूरे देश की असेंबली है वो, ठीक है। तो ये सब तुम वहां पे आंसर में लिखोगे। काहे के आंसर है ये, सामूहिक पहचान की भावना पैदा करने के लिए सब काम किया गया। क्या किया गया, मैं हाईलाइट कर दे रहा हूँ। सामूहिक पहचान की भावना के लिए पितृभूमि जैसे और नागरिक जैसे विचारों पर बल दिया गया। एक नया फ्रांसीसी तिरंगा झंडा लाया गया सबको एक साथ जोड़ने के लिए। स्टेट जनरल का जो चुनाव था सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा, और स्टेट जनरल का नाम बदल के नेशनल असेंबली रख दिया। नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई, यानी कि हर किसी को शपथ दिलाई कि हम फ्रांस के लोग हैं, हम एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहेंगे, ऐसे शपथें लोगों को दिलाई गई ताकि लोग एक साथ जुड़ के रहें। शहीदों का गुणगान वहां पे किया गया, यानी कि जो शहीद लोग थे उनके नाम पर लोगों को भावुक भी किया गया। और ये सारा काम किसके नाम पर हुआ, राष्ट्र के नाम पर हुआ। यानी कि लोगों को कहा गया तुम जो भी शपथ ले रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, तुम सिर्फ देश के लिए करोगे। तो हर कोई आदमी देश के नाम पर जुड़ गया, ठीक है, और ये आंदोलन और मजबूत हो गया। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था वहां पे लागू की गई, जिसने अपने अपने भूभाग में रहने वाले सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। अलग, जैसे मान लो फ्रांस में एक राज्य उत्तराखंड है, फ्रांस में एक राज्य उत्तराखंड, और फ्रांस में एक राज्य बिहार है, फ्रांस में एक राज्य यूपी है, ठीक। तो इन अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए एक एक अलग अलग व्यवस्था लागू की गई, और हर आदमी को क्या दिए गए, समान अधिकार दिए गए, ताकि हर कोई बराबर होकर एक दूसरे के साथ जुड़ सके, ठीक। और क्या हुआ, आंतरिक आयात और निर्यात शुल्क समाप्त कर दिए गए, और भार और नापने की एक समान व्यवस्था वहां लागू की गई। देखो, ऐसा है कि मान लो जैसे उत्तराखंड से यूपी जाने के लिए टैक्स लिया जा रहा है बीच में बॉर्डर में, तो यूपी से बिहार जाने के लिए टैक्स लिया जा रहा है, तो ये बीच देश के अंदर जो टैक्स लिया जा रहा है ये सब खत्म कर दिया। समझ में आ रहा है, हर किसी कोई भी आदमी किसी भी राज्य में, पूरे देश में कहीं भी बिना किसी टैक्स के इधर उधर सामान बेच सकता है। ये उन्होंने कर दिया ताकि हर कोई आदमी अपने को पूरे देश का हिस्सा मान सके। भार और नापने की एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई। ऐसा नहीं कि अमीर आदमी को 10 रुपए में 2 किलो सामान मिलेगा, या गरीब आदमी के लिए 10 रुपए में 1 ही किलो सामान आएगा, ऐसा नहीं है। हर किसी के लिए एक समान व्यवस्था लागू कर दी गई वहां पर। क्षेत्रीय बोलियों को हतोत्साहित किया गया, और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली और लिखी जाती थी, वही राष्ट्र की साझा भाषा बन गई। अब ऐसा नहीं है कि जैसे भारत है, मान लो भारत में आप कोई कहे कि नहीं उत्तराखंड की अपनी भाषा अलग होनी चाहिए, बिहार की अलग भाषा होनी चाहिए, मध्य प्रदेश की अलग भाषा होनी चाहिए, गुजरात की अलग ही भाषा होनी चाहिए,
तो ऐसे तो हमारा देश टूट जाएगा। तो हमारे देश को चाहिए कि वो एक ही भाषा बोले ताकि हर कोई उससे जुड़ सके। वैसा ही फ्रांस में भी हुआ। फ्रांस में जितनी छोटी छोटी बोलियां थी, जैसे यहाँ की अलग भाषा, यहाँ की अलग भाषा, इन सबको बोला ना भाई ऐसा नहीं चलेगा, तुमको बोलना है तो तुम सिर्फ एक ही भाषा बोलो ताकि हर कोई उससे जुड़ सके। ठीक है, नहीं तो भाई मैं बोलूंगा नहीं नहीं नहीं, ये आदमी उत्तराखंड की भाषा नहीं बोल रहा तो मैं इससे बात नहीं करूंगा। बिहार वाला बोल, ए नहीं, ये हमारी भाषा नहीं बोलत है, इसको हटा दो यहाँ से, तो भाई ये तो लड़ाई हो जाएगी उनके बीच में। ठीक है, बिहार वाला बोला ना ये लिट्टी चोखा नहीं खाता है, इसको हटा दिया जाए। ठीक है, ए बाबू तुम लिट्टी चोखा नहीं खाते हो, तुम हट जाओ इधर से, ऐसा ही तो बोलेगा। तुम बिहारी नहीं बोलते हो ना, भोजपुरी चलती है इधर, तुम भोजपुरी नहीं बोलते, तुम जाओ इधर से, ऐसा हो जाएगा। तो उसके लिए क्या चाहिए कि हर किसी को एक ही भाषा बोलनी चाहिए, तभी तो देश मजबूत होगा, तभी तो देश में एकता आएगी। बिहार वाला भी हिंदी बोल रहा है, यूपी वाला भी हिंदी, मध्य प्रदेश वाला भी हिंदी बोल रहा है, जम्मू कश्मीर वाला भी हिंदी बोल रहा है, तमिलनाडु वाला भी हिंदी बोल रहा है, हर कोई जुड़ जाएगा यहाँ पर। तो ऐसा ही फ्रांस में भी किया गया, वहां पर एक ही भाषा लागू कर दी गई, वही राष्ट्र की एक भाषा बन गई यहाँ पर। ठीक है, और इससे क्या हुआ, लोग क्या हो गए, आपस में जुड़ गए। अब पेपर में तुम यही आंसर लिखोगे पूरा, समझ में आ रहा है, ये आंसर तुम पेपर में लिखोगे कि सामूहिक पहचान की भावना के लिए क्या किया गया वहां पर। अब देखो ये जरूरत दी है, अगर तुम्हें मान लो तुम हो, तुम्हें सरकार के खिलाफ एक आंदोलन करना है, तो तुम्हें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि सारे लोग एक तरह से जुड़ सकें, किसी भी चीज में कोई भी लड़ाई झगड़ा बीच में ना हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्रांतिकारियों ने यह भी घोषणा की कि एक सेकेंड, कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराए। देखो यहाँ पर अब क्या चीज है, अब फ्रांस तो अपने आप में आजाद हो गया। अब फ्रांस के लोग ये चाहते हैं कि पूरे यूरोप महाद्वीप को जितने भी ऐसे राजा हैं पगले वाले जो अपना शासन चलाते हैं, इन राजाओं से छुट्टी दे दी जाए। अब जैसे मान लो भारत है, अब भारत में अंग्रेजों को हमने भारत से भगा दिया, तो हम ये चाहते हैं कि एशिया के अंदर जितने देश हैं जो कि अंग्रेजों के गुलाम हैं, इन सब देशों से अंग्रेजों को भगा दो, हर किसी देश को आजाद कर दो। तो वैसा ही फ्रांस के लोग सोच रहे थे। तो क्रांतिकारियों ने क्या घोषणा की कि फ्रांसीसी राष्ट्र का तो ये भाग्य और लक्ष्य था कि वो भाग्य और लक्ष्य है, फ्रांस ये चाहता है कि पूरे यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त करा दिया जाए, जितने भी यहाँ ऐसे पगलेट राजा हैं इन सबको भगा दो, पूरे यूरोप को आजाद कराओ। दूसरे शब्दों में फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों को गठित होने में मदद करेगा। अब फ्रांस ने अपनी तो आजादी कर ली, अब वो क्या है, दूसरे देशों को भी मदद करेगा कि वो अपने पगलेट राजा को वहां से भगा दें। ठीक है, जब फ्रांस की घटनाओं की खबर पूरे यूरोप के विभिन्न शहरों तक पहुंची, तो छात्र और शिक्षित वर्ग मध्य वर्ग के अन्य सदस्य जैसे कि जैकोबिन क्लब की स्थापना करने लगे। पिछली बार पढ़ा था ना जैकोबिन क्लब रूस की क्रांति में। ठीक है, तो जैसे जो छात्र लोग थे भाई, जो पढ़े लिखे बच्चे थे, और वो समझने लगे नहीं नहीं नहीं, हाँ ये राजा बिल्कुल गंदा राजा है, ये हमारा पैसा खा जा रहा है, मार के भगाओ इसको। उन लोगों ने भी अपना अलग क्लब बना लिए, वो भी आजादी के लिए लड़ने लगे। जो शिक्षित लोग थे उनको पता चल गया कि भाई ये घपला कर रहा है राजा, इसको भगाने की जरूरत है, अब तो इन लोगों ने अपने क्लब बना लिए। उनकी गतिविधियों और अभियानों ने उन फ्रेंच सेनाओं के लिए रास्ता खोल दिया जो कि 1790 के दशक में हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्जरलैंड और इटली के बड़े इलाकों में घुसी थी। फ्रांस की सेनाएं क्या है, अलग अलग, जैसे मैंने कहा था ना कि फ्रांस ये चाहता था कि अब वो खुद आजाद होके दूसरे देशों को भी आजाद कराए। तो फ्रांस की सेनाएं जहां जहां घुस गई थी, उनको और अच्छा मौका मिल गया, ये इन क्लबों की वजह से अब उनको सहायता भी मिल रही है। ठीक है, वहीं के लोगों की द्वारा सहायता मिल रही है। क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही फ्रांसीसी सेनाएं राष्ट्रवाद के विचार को लेकर विदेशों में जाने लगी। वही फ्रांस का तो मोटिव है कि अपने आजाद हुए, अब बाकी को भी आजाद कराएंगे, अपनी सेनाएं भेजो हर जगह, सबको आजाद कराओ और सबके मन में राष्ट्रवाद की भावना पैदा कर दो। राष्ट्रवाद की भावना क्या, यानी कि तुम जो भी काम करोगे तुम्हारे राष्ट्र पूरे देश के लिए होना चाहिए। जब मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं पूरे देश के लिए पढ़ाऊंगा, ऐसा नहीं कि पढ़ाकर मैं अपना पैसा छापूंगा और मजे करूंगा, मेरे काम से देश का भला होना चाहिए। वही राष्ट्रवाद की भावना है, और उन फ्रांस की सेनाओं ने वो राष्ट्रवाद की भावना पूरे के पूरे यूरोप महाद्वीप में अलग अलग देशों में पहुंचाई। नेपोलियन के नियंत्रण में जो विशाल क्षेत्र आया, वहां उसने ऐसे सुधारों की शुरुआत की जिन्हें फ्रांस में पहले ही आरंभ किया जा चुका था। नेपोलियन शुरुआत में एक बढ़िया राजा था, ठीक है, नेपोलियन शुरुआत में बढ़िया राजा था, लेकिन बाद में उसने घपला करना शुरू कर दिया। तो नेपोलियन के हिस्से में जो भी उन सेनाओं की वजह से जो भी क्षेत्र आया, उसने वहां भी अच्छे अच्छे सुधार किए जो कि वो फ्रांस में कर चुका था।
फ्रांस में राजतंत्र वापस लाकर नेपोलियन निसंदेह वहां प्रजातंत्र को नष्ट कर दिया। मैंने कहा ना, नेपोलियन ने पहले पहले अच्छे काम किए, लेकिन बाद में उसने क्या कर दिया, लोगों ने वहां पर कौन सा शासन चलवाया, प्रजातंत्र चलवाया। प्रजातंत्र मतलब फ्रांस को आजाद करवाया और सारी सारी पावर अब जनता के हाथ में थी। लेकिन जैसे ही नेपोलियन वहां का वो लीडर बना, नेपोलियन ने प्रजातंत्र को खत्म कर दिया। वो वापस अपना वहां राजतंत्र यानी कि राजा का शासन चालू करवा दिया, उसने अपनी मनमानी करवा रहा है फिर से वहां पर। ठीक है, नेपोलियन ये बड़ा चालाक आदमी था। पहले तो उसने बढ़िया बोला कि नहीं भाई मैं तुम्हारी मदद करूंगा, सब कुछ बढ़िया चलेगा, लेकिन बाद में उसने अपना रंग दिखाना चालू कर दिया। बाद में वो भी राजतंत्र ले आया। तो दो टाइप का तंत्र है, एक प्रजातंत्र जहां पे जनता राज करती है, जनता सब कुछ तय करती है। एक राजतंत्र यानी कि पूरे देश को एक ही आदमी चला रहा है। तो ये चीज खराब हो जाती है कई बार, ये चीज बढ़िया रहती है कई बार। तो नेपोलियन ने क्या कर दिया है, प्रजातंत्र को वापस ला दिया है, सॉरी राजतंत्र को वापस ला दिया है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हें अलग अलग दिख भी रहा होगा। यहाँ पर ऑटोमन साम्राज्य है, ऐसे करके बहुत सारे देश तुम्हें यहाँ पर, ये रहा फ्रांस, देखो यहाँ क्रांति हुई। अब फ्रांस ये चाहता है कि अलग अलग ये सारे देश क्या हो जाए, इसके आसपास के ये सब आजाद हो जाए। ठीक है, चलो, हाँ, ऐसा उसने प्रजातंत्र को वापस ले आया था, और सॉरी प्रजातंत्र को नेपोलियन ने खत्म कर दिया था, राजतंत्र को वापस ले आया था। मगर प्रशासनिक क्षेत्र में उसने क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया था, ताकि पूरी व्यवस्था अधिक तर्कसंगत और अधिक कुशल बन सके। वो चालाक आदमी है नेपोलियन, देखो बड़े बुद्धि वाला आदमी। उसने क्या करा, अपना राजा वाला शासन तो स्थापित कर लिया, लेकिन लोगों को अभी भी ऐसा दिखा रहा है कि प्रजातंत्र से काम चल रहा है। उसने क्या करा, प्रजातंत्र को हटाया, राजतंत्र को ले आया, लेकिन प्रशासनिक क्षेत्र में उसने ऐसे क्रांतिकारी सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी जो व्यवस्था है राजतंत्र चलाने की, वो लोगों को अभी भी बढ़िया लग रही हो। राजतंत्र आ गया फिर भी लोगों को व्यवस्थाएं बढ़िया लग रही हैं, ऐसा उसने गेम खेला वहां पर। 1804 की नागरिक संहिता, जिसे आमतौर पर नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, ये बात उसने क्या करा, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिए। नेपोलियन अच्छा आदमी था, मैंने तुम्हें कहा। उसने क्या करा, एक कानून लाया, जैसे भारत में कानून आ जाते हैं कई बार, तो नेपोलियन ने कानून लाया। उस कानून में उसने क्या बोला कि जो भी आदमी को जन्म से अधिकार मिलते हैं, उसके जन्म से किसी को अधिकार नहीं मिलेंगे। हर किसी को उसकी योग्यता से उसे अधिकार मिलेगा। जैसे मान लो राहुल गांधी है, ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूं ऐसे ही। अब राहुल गांधी किसका बेटा था, राहुल गांधी था किसका बेटा था, राहुल गांधी किसका बेटा था, हाँ नहीं किसका बेटा भाई, राजीव गांधी का। तो राहुल गांधी राजीव गांधी प्रधानमंत्री का बेटा है वो आदमी, ठीक। तो उसको भाई जन्म से अधिकार मिलना चाहिए, सब कुछ बढ़िया, जन्म से सारी फैसिलिटी मिलनी चाहिए कि उसको बढ़िया बढ़िया स्कूल में पहले एडमिशन मिलेगा, उसके लिए एक सीट रिजर्व रहेगी अंबानी वाले स्कूल में बढ़िया, उसके लिए होटल में एक सीट बुक रहेगी। ठीक है, उसे कोई परेशानी, उसके लिए 25 बॉडीगार्ड पहले ही रहेंगे। तो ये सब अधिकार वो अधिकार होते हैं जो किसी को जन्म से मिलते हैं, उसके मम्मी पापा की वजह से। तो नेपोलियन ने ऐसा क्या कर रखा था कि अपने कानून को लाकर फ्रांस के अंदर ऐसे जन्म से निकलने वाले अधिकारों को समाप्त कर दिया। 1804 की जो नेपोलियन की संहिता है, नेपोलियन का जो कानून है 1804 का, वो ये कहता है कि कोई भी आदमी को जन्म से अधिकार नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें कुछ विशेष अधिकार चाहिए, तुम भाई उतना अच्छा काम भी करके दिखाओ। ठीक है, अब जैसे मान लो राहुल गांधी को बचपन से कोई अधिकार नहीं मिला है, लेकिन अगर वो प्रधानमंत्री बन जाता तो उसको अपने अधिकार मिलेंगे क्योंकि उसने वो हासिल किए हैं। तो यहां से तुम्हारे पेपर में क्वेश्चन ये बनेगा कि 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जाना जाता है। तो तुम आंसर में लिखोगे कि 1804 की नेपोलियन की संहिता, सॉरी नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आंसर ये लिखोगे, क्या लिखोगे, 1804 की नागरिक संहिता को नेपोलियन की संहिता के नाम से जाना जाता है, जिसने क्या कर दिया था, जन्म से निकलने वाले अधिकारों को समाप्त कर दिया था। कोई भी बचपन से रईस नहीं है, वीआईपी नहीं है, वीआईपी बनना है तो अच्छे काम भी करो। तो उसने कानून के समक्ष बराबरी और संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित कर दिया। यानी कि उसने क्या करा, अपना ये जो कानून लाया ये 1804 में, इस कानून ने क्या कर दिया कि भाई अब हर कोई आदमी बराबर है कानून की नजर में। ठीक है, और हर किसी को उसकी संपत्ति पर पूरा अधिकार है, कोई उसकी संपत्ति नहीं छीनेगा। इस संहिता को फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन क्षेत्रों में भी लागू किया गया। अब ऐसा नहीं कि ये सिर्फ फ्रांस के अंदर लागू हुआ, फ्रांस की सेनाओं ने जिन जिन देशों पर कब्जा किया था वहां के राजाओं को हटाने के लिए, निरंकुश शासन खत्म करने के लिए, उन क्षेत्रों में भी नेपोलियन की नियम को लागू किया गया।
डच गणतंत्र, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी के नेपोलियन ने प्रशासनिक विभाजनों को सरल बनाया, सामंती व्यवस्था को खत्म कर दिया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारी शुल्कों से मुक्ति दिलाई। नेपोलियन ने अच्छे अच्छे काम किए। उसने क्या करा, सामंती व्यवस्था खत्म कर दी। सामंती व्यवस्था बहुत पुराने जमाने की व्यवस्था होती थी, उस पर डिटेल बात नहीं करूंगा, वो बुरी व्यवस्था होती थी, उसे हटा दिया। किसानों को भू दासत्व से आजाद कर दिया, यानी कि अब जो किसान थे पुराने जमाने में क्या होता था, उनको क्या करते थे, एक जमीन में जमीन का वो गुलाम बना देते थे। किसानों को एक जमीन का क्या करते थे, गुलाम बना देते थे। अब उस गुलामी से उनको आजाद कर दिया इस नेपोलियन ने। जागीरदारी जो शुल्क थे उनसे भी किसानों को आजाद कर दिया। ठीक है, तो किसानों की बड़ी गंदी हालत थी, उनको गुलाम बना के रखते थे जमीन में, वो सब खत्म कर दिया उसने। ठीक है, किसानों को आजाद कर दिया। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों को नियंत्रण को हटा दिया। ठीक है, किसान जब शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के नियंत्रणों को हटा दिया। यातायात और संचार व्यवस्थाओं को सुधारा उसने भाई। अब जैसे मान लो तुम्हें फ्रांस में इस जगह से उस दूसरी जगह जाना है, तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम उसने बढ़िया कर दिया। जैसे आजकल गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़ी बड़ी रोडें बना रही है। तो आज से दिल्ली से मुंबई जाने के लिए, देहरादून से दिल्ली जाने के लिए अब बढ़िया रास्ता हो गया ना। तो वैसे ही नेपोलियन ने भी वहां फ्रांस में अच्छे अच्छे काम किए, बातचीत करवाने के लिए, इधर उधर जाने के लिए। किसानों, कारीगरों और मजदूरों और नए उद्योगपतियों को नई नई मिली आजादी चाहिए। भाई किसानों को भी आजादी मिली है, कारीगरों को भी वहां गुलाम बना के रखते थे, बहुत गंदी हालत थी, उनको भी आजादी मिली, मजदूरों को भी आजादी मिली है, बहुत लोगों को आजादी मिली। तो उन्होंने बढ़िया बढ़िया आजादी चखी है शुरुआत में। उद्योगपतियों और खास तौर पर जो सामान बनाने वाले लोग, छोटे लोग थे, यह समझने लगे कि एक समान कानून, मानक भार और नाप, एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाकों में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत होगी। देखो, जो छोटे लोग थे, छोटे लोग मतलब जो छोटे बिजनेसमैन लोग थे, जिन अभी अपने आप छोटा मोटा बिजनेस उनका था, तो वो लोग ऐसा समझने लगे कि अब पूरे देश में अगर एक ही कानून आ गया है, तो इसका मतलब पूरे देश में जो भार है वजन नापने का, और जो पूरे देश में एक ही मुद्रा चलेगी पूरे इधर उधर जाने के लिए। ठीक है, पर ऐसा हुआ नहीं शायद वहां पे। तो आगे हम पढ़ते हैं। लेकिन जीते हुए इलाकों में स्थानीय लोगों की फ्रांसीसी शासन के प्रति मिलीजुली प्रतिक्रियाएं थी। शुरुआत में अनेक स्थानों जैसे हॉलैंड और स्विट्जरलैंड में, और साथ ही कई शहरों जैसे कि ब्रिसेल्स, मेंच और मिलान और वारसा में फ्रांसीसी सेनाओं को स्वतंत्रता का तोहफा देने वालों की तरह स्वागत किया गया। मगर यह शुरुआती उत्साह शीघ्र ही दुश्मनी में बदल गया, जब यह साफ होने लगा कि नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं राजनीतिक स्वतंत्रता के अनुरूप नहीं थी। बढ़े हुए कर, सेंसरशिप और बाकी यूरोप को जीतने के लिए फ्रेंच सेना ने जबरन भर्ती हो रहे थे। नुकसान और प्रशासनिक परिवर्तनों से मिले फायदे को कहीं ना कहीं फायदे से कहीं ना कहीं ज्यादा नजर आने लगे। अब देखो यहाँ पे दिक्कत क्या है, पहले क्या हो रहा था कि सब लोगों को आजादी मिली, ठीक है, और जो उद्योगपति लोग थे, बिजनेसमैन लोग थे, छोटे सामान बनाने वाले लोग थे, वो ये लोग ये समझने लगे कि जो एक समान कानून यहाँ लागू कर दिया गया है भार और नापने का, और एक राष्ट्रीय मुद्रा से एक इलाके से दूसरे इलाकों में जाने में सहूलियत होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जो जीते हुए जो फ्रांस की सेनाओं ने दूसरे देश जीते हुए थे, दूसरे इलाके, वहां पर क्या हुआ, शुरुआत में तो लोगों को लगा कि फ्रांस की सेनाएं हमारी मुश्किलों को हल करने आ रही हैं, हमको हमारे राजा से आजादी दिलाने के लिए आ रही हैं। लेकिन बाद में लोगों को क्या होने लगा, शक होने लगा, कि उन्हें लगा कि जो फ्रांस है ये हम पर अधिकार जमाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, हमारे ऊपर ज्यादा टैक्स लगा रहा है, और दूसरे देशों को जीतने के लिए उन इलाकों से फ्रांस की सेना में जबरदस्ती लोगों को भर्ती किया जा रहा है। तो इससे फिर जो दूसरे इलाके हैं, फ्रांस के जो दूसरे इलाके हैं जिनको फ्रांस ने जीता था, नेपोलियन ने जहां सेनाएं भेजकर उनको जीता था, उन इलाकों में अब गुस्सा बढ़ने लगा। वो इलाके अब फ्रांस को पसंद नहीं करने लगे, उनको लगा कि यार फ्रांस हमारे पास क्या कर रहा है, अब सही नहीं कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये तो हमारा हो गया पहला पार्ट, इसके कितने। अब हम अगली वीडियो में जो पढ़ेंगे, वो हम ये दूसरा पार्ट पढ़ेंगे कि यूरोप में राष्ट्रवाद का निर्माण हो कैसे रहा है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, कुलीन और मध्यम वर्ग कैसे उत्पन्न हो रहा है, और उदारवादी राष्ट्रवाद के क्या मायने थे वहां पर। ठीक है, और 1815 के बाद नया क्या एक रूढ़िवादी आया है, यहाँ पर रूढ़िवादी क्या विचारधारा आई,
उसके बाद हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर क्रांतिकारी क्या थी, क्रांतिकारी योजनाएं क्या थी, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। और उसके बाद हम ये तीसरा फिर अगला टॉपिक पढ़ेंगे, क्रांति होगा क्या युग था 1830 से 1848। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो ये सब चीजें पढ़ेंगे। आज हमने फ्रेडरिक सॉरी के बारे में समझा और फ्रांस की कंडीशन के बारे में समझा कि फ्रांस में क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है। ठीक है। वहां पे क्या क्या विचार लाए जा रहे हैं, नेपोलियन क्या कर रहा है, फ्रांस ने अपने अपने दूसरे राज्यों को कैसे जीता है, वहां पे क्या अब लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या है बाद में। तो आई होप तुम्हें इतना वीडियो समझ में आया होगा। और ये जो वीडियोस हैं, हमारे ये जो अखंड वर्ग के वीडियोस हैं, ये क्लास 10th के लिए ही नहीं, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जो अलग अलग स्टेट्स लेवल की तैयारी करना चाह रहे हैं, जिन्हें एनसीईआरटी डिटेल एक्सप्लेनेशन में चाहिए, वो इस वीडियो को आराम से देख सकते हैं। तो जरूर से बताना ये वीडियो तुम्हें कैसा लगा। थोड़ी सी अगर कुछ बातें समझ में आई हो, मैं बहुत डिटेल में समझा रहा था, कुछ बातें अगर तुम्हें समझ में आई हो तो जरूर से थम्स अप करना, कमेंट्स में बताना कैसा लगा, कहीं पर दिक्कत आई तो वो भी जरूर से बताना। मिलते हैं दूसरे टॉपिक के साथ। इस वीडियो को लिखो, अपने नोट्स बना सकते हो, जो तुम्हें इंपॉर्टेंट चीज लिखी, बताना कैसा लगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।